तो आजकल जो विषय चल रहा है कि क्या रामजी लाल सुमन जिन्होंने राणा सांगा के बारे में एक अपमानजनक बयान दिया है, क्या उनके विरुद्ध कोई एफआईआर या कोई कानूनी कार्रवाई ये संभव है? ये सवाल उठ रहा है। तो सवाल ये कि हम इस विषय पर नहीं जा रहे हैं कि राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के विरुद्ध उन्होंने जो कुछ कहा वो सही है गलत, उससे सही और गलत, ठीक है, कहने के लिए गलत शब्द का उपयोग ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुबह उठ के ये नहीं बताते हैं कि रात जो हमने देखा सपने में वो सब कुछ झूठ था। सपना झूठ होता ही है, ये सबको मालूम है। और अगर आप किसी को ये बताते घूमो कि रात में जो हमने सपना देखा वो झूठ था, तो लोग आपको मूर्ख मानेंगे। इसलिए यह कहना कि राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो गलत है, ये अपनी मूर्खता का परिचय देना, वो तो गलत, इतना गलत है कि उसे गलत कहने की भी कोई जरूरत नहीं। जो थोड़ा बहुत गलत हो, जिसे सही मानने की लोग भूल कर सके, उसके बारे में यह कहना कि वो गलत है या सही है, ये ठीक होता है। लेकिन जो इतना गलत हो कि उसे सही मानने की कोई भूल करेगा ही नहीं, उसके बारे में गलत कहना, यह अपनी मूर्खता का प्रमाण पत्र यही पेश करना है, जरूरत ही नहीं है। भाई आप सुबह उठ के ये तो नहीं बताते किसी को कि रात में हमने जो सपना देखा था वो झूठ था। अगर आप ये कह भी रहे हो, इसका मतलब सपने पर कोई विश्वास अभी बकाया है, जिसे जरा ध्यान दीजिएगा। जब आप ऐसे लोगों को देखें जो कहें कि हमने अमुक संपत्ति का त्याग कर दिया, तो उन्होंने कोई त्याग नहीं किया है, क्योंकि संपत्ति उनके लिए अभी भी संपत्ति है। अगर संपत्ति संपत्ति न होती तो वो इतनी प्रसन्नता और गर्व के साथ ये बता ही ना रहे होते हैं कि हमने अमुक संपत्ति का त्याग कर दिया। ठीक है, संपत्ति जिसके लिए संपत्ति है वही ये स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरों के समक्ष देगा। जिसके लिए संपत्ति का कोई मूल्य बचा ही नहीं, उसके लिए तो वो कूड़े जैसा है। उसके लिए तो संपत्ति ऐसी है मानो सड़क पर पड़ा हुआ कूड़ा या घर का कूड़ा। और जब आप कूड़ा बाहर फेंकते हो तो कोई इश्तिहार नहीं छपाते, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते कि हमने आज फिर कूड़े का त्याग कर दिया, ये तो नहीं कहते। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो कहता है कि हमने संपत्ति का त्याग किया है, वो कोई त्यागी नहीं है, वो मात्र अहंकारी है। इसलिए क्योंकि संपत्ति अभी भी उसके लिए संपत्ति है और उसे छोड़कर वो अपने अहम की संतुष्टि कर रहा है। और इसीलिए हमने आपसे एक दिन कहा था कि सबके लिए लाभ अलग अलग है। आपको संपत्ति रखने में लाभ दिखाई देता है, उसे संपत्ति छोड़ने में लाभ दिखाई देता है, और उसने संपत्ति छोड़कर लाभ कमाया है, उसने त्याग की सूरत में लाभ कमाया है। इसके शब्दों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रतिक्रिया किस विषय पर दे रहे हैं। तो हमारा कहना है कि राणा सांगा के बारे में जो कुछ बोला गया वो इतना झूठ है कि उस पर प्रतिक्रिया देने की भी कोई जरूरत नहीं, देनी भी नहीं चाहिए। कोई रामजी लाल सुमन या कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर अगर ये बताएंगे कि महाराणा प्रताप देशभक्त थे या राणा संग्राम सिंह देशभक्त थे, तो क्या वो तब देशभक्त होंगे? उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? तो उनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वो कुछ भी कहें। जैसे ईश्वर से तो बड़ा कोई नहीं,
लोग ईश्वर को गालियां दे रहे हैं, तो क्या उनके गालियां देने से ईश्वर के महत्व में और ईश्वर के, ठीक है, ईश्वर का जो स्थान है समाज में वो कोई कम हो जाता है? देते रहो। और ऐसे लोगों के लिए जो भाषा में कहा गया है वो क्या, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपने रास्ते चलते हैं। हाथी के चलने में कोई, कुत्तों के भौंकने से कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए ये बात मूर्खता की है कि रामजी लाल सुमन के स्टेटमेंट की आलोचना की जाए, ये बात ही गलत है। लेकिन फिर भी हम लोग कानून के आदमी हैं, तो हमें कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को जरूर देखना चाहिए कि क्या रामजी लाल सुमन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई मीनिंग देयर बाई, कोई कानूनी कार्रवाई मतलब हुआ सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, और रिट की प्रोसीडिंग, सारी प्रोसीडिंग इसके भीतर है। ठीक है, हमने कहा है कि कोई कानूनी कार्रवाई, मतलब उसका है कोई कानूनी कार्रवाई, कि कोई कानूनी कार्रवाई संभव है, यह देखना होगा। तो कोई कानूनी कार्रवाई है, अगर हम क्रिमिनल की बात करेंगे, ठीक है, तो एफआईआर से शुरू होगी, यह परिवार को प्रस्तुत किए जाने से शुरू होगी। अगर हम सिविल की बात करेंगे, दीवानी की बात करेंगे, तो अपकृत्य में जाना होगा, ठीक है, और अपकृत्य में जाना होगा तो लोकस स्टैंडाई वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मृतक व्यक्ति की मानहानि इसी में हम आ सकते हैं, और तो कोई सूरत बची नहीं, ठीक है ना, और तो कोई सूरत नहीं है कि हम सिविल लिटिगेशन ऐसे लोगों के विरुद्ध शुरू करें। तो भी जो लोकस जाएगा वो महाराणा सांगा के परिवार के लोगों को जाएगा, मृतक व्यक्ति की मानहानि, ठीक है, और उसमें भी 20 चीजें आएंगी। चलिए वो आगे की बात। लेकिन क्या कुछ दायर भी हो सकता है? सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि क्या जो मुकदमा आप दायर करने की सोच रहे हो, क्या वो मेंटेनेबल भी है, क्या वो दायर हो पाएगा? ऐसा तो नहीं कि दायर होते ही वो समाप्त कर दिया जाए। तो हमें देखना होगा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो किस जगह कहा और किस हैसियत में कहा। तो उन्होंने जो कुछ कहा वो राज्यसभा में कहा और एमपी की हैसियत में कहा। तो जब राज्यसभा यहां कहा और एमपी की हैसियत में कहा, तो उस समय उन्हें कौन से अधिकार प्राप्त हो रहे थे, यह परीक्षण का विषय होगा। और राज्यसभा या लोकसभा ये संसद के सदन है, और जब हम ये देख कि संसद के सदनों में किसी व्यक्ति ने सांसद के तौर पर कुछ भी कहा है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 105 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इसके द्वारा वर्णित विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां और शक्तियां ये प्राप्त होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय वो बयान दिया गया उस समय संबंधित व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त था, उन्मुक्ति प्राप्त थी और शक्तियां प्राप्त थी। वे जो अनुच्छेद 105 1 और 2 उन्हें दे रहे थे। अब सबसे पहले हाफील्ड के क्लासिफिकेशन के मुताबिक देख लेते हैं कि विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, ठीक है, यह शक्ति, इनका ड्यूरल अपोजिट क्या है? क्योंकि जब तक ड्यूरल अपोजिट हम नहीं जानेंगे तब तक हम यह तय नहीं कर सकते कि अगर उनमें विशेषाधिकार, शक्ति और उन्मुक्ति थी तो हम में क्या था। भाई हमें, उन्हें जो प्राप्त था वो उसका उपयोग कर रहे थे और हमें जो प्राप्त है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो दूसरी बात नहीं हो सकती। तो जब ड्यूरल अपोजिट हम देखते हैं, ड्यूरल अपोजिट मीनिंग देयर बाय, अगर उन्हें विशेषाधिकार था तो उनके विरुद्ध सारे संसार को क्या अधिकार प्राप्त था, इसे ड्यूरल अपोजिट कहते हैं। ये हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखा था।
जब हम लोग जुरिस्प्रूडेंस पर बात कर रहे थे। तो अगर उस व्यक्ति में विशेषाधिकार था तो बाकी सब में अधिकारहीनता थी, क्योंकि यही ड्यूरल अपोजिट है। अगर उनमें शक्ति थी, ठीक है, तो बाकी सब में निर्योग्यता थी, ठीक है। अगर उनमें उन्मुक्ति थी तो कोई उन पर किसी प्रकार का दायित्व तो अधिरोपित कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ड्यूरल अपोजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो उन्हें विशेषाधिकार, शक्ति और उन्मुक्ति तीनों प्राप्त थे। अधिकार के अनेकों स्वरूप हैं जो हम लोगों ने विधिशास्त्र में सामंड और हाफील्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के दौरान पढ़े थे, और इसीलिए जुरिस्प्रूडेंस को कानून की आई ऑफ द लॉ ये कहा जाता है, क्योंकि आप एक किस्म का अधिकार जानते हो और वो अनेकों किस्म के अधिकार की बात करता है। अधिकार के अनेक प्रकार और अधिकार की अनेक सूरतें हो सकती हैं। वो अधिकार विशेषाधिकार की सूरत में हो सकता है, वो शक्ति की सूरत में हो सकता है, वो उन्मुक्ति की सूरत में हो सकता है, वो कैपेसिटी, क्षमता की सूरत में हो सकता है। और अगर इन विभिन्न सूरतों के अधिकार एक व्यक्ति में होंगे तो शेष संसार में क्या होगा, यह भी वहां लिखा है, ठीक है ना। शेष संसार सिर्फ उन्हीं चीजों का उपयोग कर पाएगा जो उनके अधिकार के अगेंस्ट आपको प्राप्त हो रही होंगी। तो अगर उनमें विशेषाधिकार था तो आप में कुछ है ही नहीं, ठीक है। और इसी क्लासिफिकेशन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनेक मुकदमों में मान्यता दी है। आपको मालूम है, आपको बताया भी क्या था कि अनुच्छेद 105(1) और अनुच्छेद 105(2) ये विशेषाधिकारों के वर्णन को अपने में शामिल करते हैं। और विशेषाधिकारों की शुरुआत कहां हो रही, सर जॉन इलियट का मुकदमा आया था इंग्लैंड में, और सर जॉन इलियट ने, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ कहा था जिसकी बाबत न्यायालयों में उनके विरुद्ध मुकदमे फाइल हुए थे। और फिर इंग्लैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसने निर्धारित किया था कि पार्लियामेंट में जो कुछ बोला जाएगा उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई ये नहीं की जाएगी। और कालांतर में इंग्लैंड में तत्संबंधी विधान ये भी निर्मित हुए थे। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो हमने अपने संविधान में, ठीक है, जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उस संविधान में अनुच्छेद 105 में यह बात रखी है कि आपका क्या रहेगा। 105 देखेंगे आप तो क्या कह रहा है, कहता संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि, क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, वो कहता है इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब जो मर्यादा है वो केवल एक, इस संविधान के उपबंध ही कहीं कुछ कह रहे हो तो संसद के सदस्य सदन में अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करने से रुकेंगे, अन्यथा नहीं। संविधान के उपबंध ही कुछ कह रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों के और संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र होगा। अब कुछ बेवकूफ टाइप के लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे फंडामेंटल राइट है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और ये बात डिसाइड हो चुकी है कियोतो ओलवान में कि फंडामेंटल राइट एमपीज के भी हैं, ठीक है। लेकिन जो एमपी है जो पार्लियामेंट में बोलेगा तो पार्लियामेंट में संसद की प्रक्रिया के जो विनियम हैं, संसद की प्रक्रिया के जो बायलॉज हैं, उन्हीं का उसे पालन करना होगा, और उसके लिए 105 लागू होगा, क्योंकि निर्वाचन का यही सिद्धांत है कि स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए जो स्पेसिफिक कानून है वही लागू होता है।
तो जब संसद में बोलने की बात आएगी तो वही बोलेंगे, वही चीज लागू होगी जो 105 कहता है, संसद में वाक स्वातंत्र होगा। अनक्वालिफाइड है, वाक स्वातंत्र से पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और जो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या यूं कहें जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ इतने, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यह संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले हैं, जो बायलॉज वगैरह हैं उनके अधीन रहते हुए। तो संसद की प्रक्रिया का विनियमन इसे करने का हक किसे होगा? हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को, ना कि किसी कोर्ट को। किसी कोर्ट को नहीं होगा, यह हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को ही होगा। अब सबसे बड़ी समस्या यह कि आम जनता में यह गलतफहमी रहती कि कोर्ट बड़ा, ये जो बड़ा और छोटे की अवधारणा है, यह सबसे ज्यादा दुख और दिक्कत देती है। आपको मालूम ही नहीं है कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत की बात है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। सबके अपने काम हैं और सब इक्वल फूटिंग पर हैं। ठीक है, हमने कहा था कि वस्तुओं के, संस्थाओं के अवस्थित होने के दो प्रकार हो सकते हैं, एक व्यवस्था वर्टिकल है और एक व्यवस्था हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल व्यवस्था में ऊपर नीचे की व्यवस्था होती है, हॉरिजॉन्टल में समान धरातल पर सब खड़े होते हैं। यहां हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों समान लेवल पर खड़े हैं, समान फुटिंग पर खड़े हैं। आप हमने ये भी कहा था कि बहुत सामान्य भाषा में अगर बात करें तो बहुत सामान्य भाषा में यह है कि विधायिका यह बताती है कि क्या किया जा सकता है, और एग्जीक्यूटिव जो किया जा सकता है करने के लिए विधायिका ने कहा है वो करेगी, और जुडिशरी ये देखेगी कि जो कहा गया था किए जाने के लिए और जिस ढंग से किए जाने के लिए कहा गया था क्या उसी ढंग से किया गया। बस ये सबके काम है, इसमें कोई छोटा और बड़े की जरूरत ही नहीं, और ये होना चाहिए क्योंकि ये जरूरत है, बस सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सवाल ये है कि वाक स्वतंत्र होगा इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहते हुए। प्रक्रिया के नियम फॉलो कराने का हक प्रिजाइडिंग अफसर का। तो संविधान के उपबंध केवल अनुच्छेद 121 आप पाते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं होगी तब तक जब तक कि उन्हें हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन न हो, इसके अलावा कोई बात नहीं। ठीक, और वो भी इसलिए नहीं रखा गया कि कोर्ट ऊंचा है, ये नहीं रखा गया, इसलिए रखा गया कि अगर आप वहां चर्चा करोगे तो जिस पर आरोप लगा रहे हो न्यायाधीश पर, वो अपना बचाव नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो संसद में तो घुस ही नहीं पाएगा, और जब वो घुस नहीं पाएगा तो बचाव कैसे करेगा अपना। आप लगाते रहो। और मजेदारी है कि अगर इस प्रतिबंध के बावजूद संसद के लोग अनुच्छेद 121 का वायलेशन करें तो भी उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चल सकता, तो भी नहीं चलेगा, और तब भी किसी न्यायालय को यह अधिकारिता नहीं मिलेगी कि वो ये डिसाइड करे कि क्या उन्होंने अनुच्छेद 121 का वायलेशन किया या नहीं। तब भी जो अधिकार होगा वो हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर को होगा। ठीक है, और वो जो कार्यवाही करना चाहे उस सांसद के विरुद्ध वो कर सकता है। शेष किसी प्रकार की कोई कानूनी प्रक्रिया, चाहे वो न्यायालय के अपमान की सूरत की हो और या किसी भी अन्य सूरत की हो, वो चलाई नहीं जा सकती। ये क्यों? क्योंकि 105(1) कहता है वाक स्वतंत्र होगा, और 105 उसी संविधान का भाग है जिस संविधान से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का गठन होता है और उन्हें शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थू, जो तुम्हें शक्ति दे वो तो तुम मानोगे, और जो तुम्हें शक्ति तुमसे न ले या तुम्हारी शक्ति पर प्रतिबंध लगाए वो तुम मानोगे नहीं। ये नहीं हो सकता।
ये सिर्फ मूर्खों के स्वर्ग में घटित हो सकता है, बाकी ये कानून की दुनिया में नहीं हो सकता। अब देखें 105(1) ये बताता है और 105(2) ये बताता है कि विशेषाधिकार है क्या। तो कहता है संसद में या किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्लियर कर दिया उसने बात को। और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र मतों या कार्रवाइयों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इवन संसद अगर तुम्हें अधिकृत कर दे कि तुम उसकी कार्रवाइयों का प्रकाशन करो, तो अगर तुम प्रकाशन करो तो भी इस आधार पर कि राणा सांगा के प्रति अपमानजनक टिप्पणी समाहित करने वाला लेख तुमने अपने अखबार में प्रकाशित किया है, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई यदि होगी तो भी नहीं हो पाएगी। क्यों? तुमने संसद के प्राधिकार के अधीन पब्लिश किया है। ठीक है ना। तो 105(2) शेष इर्रिलेवेंट है इस मसले में। 105(3) और 105(4) इर्रिलेवेंट है। ठीक है ना, इस मसले में, इसलिए हम उन्हें पढ़ नहीं रहे। 1 और 2 रिलीवेंट है, तो उन्हें तो छोड़ो। वो अगर अधिकृत कर दें, संसद का हाउस अगर अधिकृत कर दे तो आपके विरुद्ध भी कार्यवाही नहीं होगी। और ये मसले पहली बार नहीं पैदा हुए हैं। हम लोगों ने जब विशेषाधिकारों पर बात की थी तो एक मुकदमा आया था तेज किरण का, और तेज किरण में क्या था, जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ संसद के अंदर डेरोगेटरी रिमार्क्स ये कहे गए थे। तो शंकराचार्य के जो अनुयायी थे उन्होंने सिविल का मुकदमा फाइल किया था, दीवानी का। ठीक है, अकृत्य विधि में रिजेक्ट हुआ था उनका मुकदमा, बाय वे ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, संसदीय विशेषाधिकार है। संसद के सदनों में जो कुछ कहा जा रहा है, किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई ये नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट के जो केस साइट किए जाते हैं वो इसीलिए साइट किए जाते हैं कि जो कथन करता है वो अपनी बात का प्रमाण दे पाए, इसीलिए हमने साइट किया। पीवी नरसिंह राव का मामला जब विश्वास मत पर था, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को रिश्वत देने की बात थी, तो बड़ा अजीब डिसीजन आया था, बड़ा अजीब डिसीजन था। आपसे चर्चा हुई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिनमें हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन भी थे, उनने भी रिश्वत खाई थी। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आया था नरसिंह राव के खिलाफ, 251 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े थे और 265 संभवतः विरोध में पड़े थे। पक्ष में पड़ने का मतलब कम पक्ष में होंगे तभी तो गिरेगा अविश्वास, और अगर अविश्वास के पक्ष में ज्यादा हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अविश्वास पारित हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 10 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था, चार्जशीटेड किया था, और सवाल यह उठा था कि सीबीआई की जो चार्जशीट है वो संसद में मत देने से संबंधित है। उन्होंने जो कुछ किया है रिश्वत लेकर, वो संसद में मत दिया है। ठीक है ना, और संसद में भाषण दिया है बहुमत से, 5 जजेस थे इसमें। 3 जजों ने मेजॉरिटी डिसीजन दिया था, 2 जजेस ने माइनॉरिटी डिसीजन दिया था, और आपको मालूम है बहुमत का निर्णय माना जाएगा। और 3 जजों ने यह कहा था कि वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने रिश्वत ली वोट देने के लिए, किसके, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में ही तो सरकार देगी पैसा, क्योंकि जब विरोध होगा, गिरेगा, तभी तो सरकार बचेगी। तो जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट देने के लिए रिश्वत ली और वोट दिया अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, यानी अपनी रिश्वत को जस्टिफाई किया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चलेगी।
इसलिए क्योंकि 105(2) कहता है कि कोई न्यायालयीन कार्रवाई सांसद के विरुद्ध इसलिए नहीं हो सकती कि उसने संसद में कोई वोट दिया है या कुछ कहा है, उसके संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली विरोध में वोट देने के लिए, इसलिए उनकी रिश्वत का संबंध संसद में वोट देने से है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चलेगी। और जिन्होंने रिश्वत ली अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट देने के लिए, लेकिन वोट नहीं दिया अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में, यानी जिस काम के लिए रिश्वत ली वो काम नहीं किया, तो उन्होंने सिर्फ रिश्वत ली, काम नहीं किया, ठीक है ना। फिर रिश्वत का संबंध संसद में दिए गए वोट से जुड़ता नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ चलेगा। बड़ा शानदार डिसीजन आया था बहुमत का, ठीक है। इसमें माइनॉरिटी जजेस ने यह बात नहीं मानी थी, लेकिन माइनॉरिटी जजेस का डिसीजन जो आज की डेट पर है वो तो मेजॉरिटी का ही माना जाएगा। हालांकि माइनॉरिटी ठीक कह रही थी, क्योंकि संविधान के किसी उपबंध का उपयोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है और जो है वही मानना पड़ेगा। इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उन्हें जेल भेजा गया था, ठीक है। और जब वो जीत कर आई तो उन्होंने उस प्रस्ताव को ही खत्म कर दिया। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर वो कार्रवाई जो हो सकती है, अभी ये भी बताएंगे क्या कार्रवाई हो सकती है, वो अगर की जाए तो कैसे पॉलिटिकल दिक्कतें आती हैं, ये अभी इसलिए इंदिरा गांधी कोट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी को जेल हुई, जेल गई, और जब जीत के आई तो उस प्रस्ताव को ही खत्म कर दिया। और जबकि जिस प्रस्ताव के माध्यम से संसद के विशेषाधिकारों के हनन के लिए उन्हें जेल भेजा गया था, क्योंकि संसद का विशेषाधिकार सांसद का जो है उसका हनन आपने अगर किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इवन लोकसभा और राज्यसभा ने यहां तक कहा है अपने एमपी से, अगर उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई संस्थित हुई कहीं, तो उन्होंने यहां तक कहा कि आप इस न्यायिक कार्रवाई में अपना बचाव नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो हम इसे अपना अवमान मानेंगे। केशव सिंह का मामला तो इसी पर है, उसमें तो जजेस हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ लेजिस्लेचर ने कंटेम्प्ट का संज्ञान लिया था, ठीक है। तो सांसद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती अगर उसने हाउस में कुछ बोला है, कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। और इंदिरा गांधी का मामला अजब है, क्यों? हाउस अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए जब कुछ डिसाइड करता है तो उसकी कैपेसिटी कैसी होती है? जुडिशियल, न्यायालय की। और न्यायालय का निर्णय एक बार अगर हो गया तो या तो अपील से बदले और नहीं तो वो फाइनल होता है। तो इंदिरा गांधी ने यह असंवैधानिक काम किया जो आज संविधान बचा रहे हैं। आपको तो जेल हो गई थी, तत्कालीन विधायी का निर्णय लिया था, तो न्यायिक निर्णय था, आप चैलेंज करते, जो कुछ करते, ठीक है, होता नहीं होता जो भी होता, लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आपने बदला, ठीक है। अब क्योंकि हाउस की कार्रवाइयों पर न्यायालयों में कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए इंदिरा गांधी के कृत्य को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चैलेंज नहीं हो सकता वो गलत नहीं है, ये तो नहीं माना जा सकता। चैलेंज तो बहुत चीजें नहीं हो सकती, वो सब कुछ सही थोड़ी है। यही तो हम यशवंत वर्मा के मामले में कह रहे हैं, क्या इससे मतलब ही नहीं उन्होंने रिश्वत ली या नहीं ली। जिनके घर पैसे नहीं पकड़े गए वो सब ईमानदार हैं, जिनके घर पैसे नहीं पकड़े गए वो सब ईमानदार हैं। और अगर नहीं तो फिर आज की तिथि पर हमें सिर्फ इसी से मतलब रखना चाहिए कि जस्टिस वर्मा कानून की जानकारी के मुताबिक कैसे हैं, सामान्य तौर पर वो रिश्वत लेते हैं या नहीं लेते हैं, सामान्य तौर। अब स्पेशल मामलों सभी ले रहे हैं, जिनके अगर पैसे नहीं पकड़े गए वो सब ईमानदार नहीं है, ठीक है। और पैसे लेना और ना लेना ये ईमानदारी का एक हिस्सा है। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। उसमें जाएंगे तो प्रकारांतर विषयांतर हो जाएगा, हम जहां रहना चाहते हैं वहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो सवाल यह है
कि कम से कम कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो सकती। तो क्या हो सकता है? सवाल यह है, उनके खिलाफ वही हो सकता है कि हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर स्वयं निर्णय लें उन्हें दंडित करने का, और हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर जो दंड दे सकते हैं, आपको बताया गया है, वे निलंबन कर सकते हैं सांसद का, उसे बाहर कर सकते हैं, ठीक है, सत्र के लिए, संपूर्ण सत्र के लिए बाहर कर सकते हैं, उसकी निंदा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो संसद के विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाया जाए, जो कि पाए नहीं जाएंगे, तो जेल भी भेज सकते हैं, ठीक है, जिसे हनन करेंगे, ठीक है ना, जो हनन का दोषी पाया जाएगा वो, जो कि ये हो नहीं सकते। इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव आ सकता है, निलंबन हो सकता है, संसद से बाहर किए जा सकते हैं, ठीक है, एक सत्र के लिए, और इनकी सदस्यता भी खत्म की जा सकती है, ठीक है ना, हाउस के द्वारा। इसके अलावा इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। अभी पिछले में महुआ मोइत्रा की थी खत्म, ठीक है, महुआ मोइत्रा का तो लेटेस्ट मामला है। अभी इससे पूर्व जो लोकसभा का टेन्योर था उसमें महुआ मोइत्रा की थी, ठीक है, सदस्यता खत्म, क्योंकि उन्होंने पैसे लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे थे, ठीक है। और उस समय क्योंकि सत्तारूढ़ दल जो आज है ये बहुमत में था, ये कर सकते थे। आज कोलिशन गवर्नमेंट, हमें धरातली सत्य से आंखें नहीं मोड़नी चाहिए, ठीक है। आज जो राजनीति का रुख है, इसमें क्या ये प्रस्ताव पास हो पाएगा राज्यसभा से, ठीक है, कि उन्हें सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाए? ये प्रस्ताव पास हो पाएगा? पास ही नहीं हो पाएगा। और आप कहें कि साहब कोई प्रधानमंत्री पद छोड़ दे, तो तुम प्रधानी नहीं छोड़ सकते, तुम प्रधानी नहीं छोड़ सकते, ठीक है, भले ही तुम्हारे साथ कितना भी बुरा हो जाए, वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे। यार ये तो एकदम ही मूर्खता की बात है, कोई नहीं छोड़ेगा। तुम जब प्रधानी नहीं छोड़ते हैं, तुम वार्ड मेंबर ही नहीं छोड़ते, वो प्रधानमंत्री तो छोड़ दें, और छोड़ भी दें, चलो छोड़ भी दिया, तो क्या पास करा लेंगे? तब भी नहीं पास करा पाएंगे, ठीक है। तो कानूनी कार्यवाही तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकती। जो हो सकता है तो संसद के जो सभापति महोदय हैं, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं, वही चाहे तो कुछ कर सकते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट राजाराम पाल के केस में 2005 में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिसमें टीवी चैनलों ने स्टिंग किया था, 10 लोकसभा के मेंबर और 5 राज्यसभा के मेंबर पैसे लेकर सवाल पूछने के दोषी पाए गए थे। उस पर हाउस ने कमेटी गठित की थी और उनकी सदस्यताएं ले ली थी। उसके संबंध में जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया है, ठीक है ना, चुनाव लड़ने से, तो हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे कि डिस्क्वालीफाई कर सकते थे या नहीं। लेकिन अगर आपकी सदस्यता ली है तो हम नहीं करेंगे। इवन अगर राज्यसभा की सदस्यता ले भी लें तो भी न्यायिक कार्यवाही नहीं होगी। इसके माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं, हालांकि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है, डिस्क्वालीफाई करते तो होगा कि आप अगला चुनाव भी नहीं लड़ोगे, तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी न्यायिक कार्यवाही किसी सूरत नहीं हो सकती। जो हो सकती है वो राज्यसभा के सभापति करें कार्यवाही, तो ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और राज्यसभा के सभापति कर पाएंगे, ये आज की परिस्थिति में संभव नहीं है। ये एक हार्ड रियलिटी है। आप फेसबुक पर बैठकर चाहे जो कुछ लिख लो, चाहे जितने वीर योद्धा आप बन जाओ, ठीक है, चाहे जो कुछ कर लो। इसलिए, और फिर एक चीज और भी है, हर चीज के विरुद्ध न्यायिक अनुतोष होता भी नहीं, ठीक है। आपने लोगों को आजीवन कारावास दिलाया, जब काट कर आए तो क्या संत महात्मा हो गए थे? तब भी तो वैसे ही रहे। उनका जो गुमान है वो क्या है? राजनीति में उनकी स्थिति, और वो छीन लेना आपके बाएं हाथ का काम है, ठीक है, वो तो छीन लेना आपके बाएं हाथ का काम है। वो और उनकी पार्टी अगर ये अनुभव करने लगे
कि अगले ही चुनाव में बहुत बुरी गत बन जाएगी इसी बात पे, तो अभी घुटनों दिखाई देंगे, अभी घुटनों, ठीक है ना, जो आप न्यायिक कार्रवाई से कभी नहीं ला सकते उन्हें। तो हर चीज के विरुद्ध न्यायिक अनुतोष नहीं है, और न न्यायिक अनुतोष बहुत बड़ा है, क्योंकि अनुतोष का जो अर्थ है, अनुतोष का जो संबंध है, वो इससे कि व्यक्ति के सुधरने से, सुधर नहीं रहे, कार्रवाई कर भी लो तो भी नहीं सुधरेंगे, और 1 मिनट में सुधर जाएंगे अगर आप ये तय कर लो कि इन्हें घुटनों ला देंगे, और वो आपके हाथ की बात है, जब चाहो कर लो, ठीक है। 1 मिनट में घुटनों पर दिखाई देंगे, 1 मिनट के अंदर, दूसरा मिनट लग नहीं सकता, ठीक है। तो उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है, और यह बात केजरीवाल भी खूब जानता था, और ये सारे पढ़े लिखे जो तथाकथित होते, इसीलिए पढ़े लिखों के बहुत विरोधी है, ये जो तथाकथित पढ़े लिखे, ये धूर्त है, ये पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है व्यक्ति विनम्र हो, ठीक है, व्यक्ति में भाषा की मर्यादा है, ठीक है, व्यक्ति में सद्गुणों का विकास हो, उनमें से एक भी इनमें नहीं दिखाई देता। ये सब डिग्रीधारी हैं और धूर्त हैं, डिग्रीधारी धूर्त हैं, और ये जानते हैं कि संसद में या विधानसभा में हम जो कुछ बोलेंगे, सेम प्रोटेक्शन हासिल है विधानसभा को, सेम, बिल्कुल सेम। कहां? 194 में, अनुच्छेद 194 में। इसीलिए केजरीवाल जब किसी गालियां देने को होता था तो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लेता था और वहां खड़े होकर गालियां बकता था, अब कर लो उसका कुछ, और जनता को ये मालूम नहीं है, जनता को केवल एक ही बात मालूम है। अरे एक दिन तो हम बड़े मजेदार पोस्ट पढ़ा रहे थे, एक लिख रहा था कि साहब जो है वो पुरुषवादी था, कि महिलाएं पुरुषों की बहुत हत्या कर रही, और सरकार भी महिलाओं की इस मनोवृत्ति को चेंज करने में ध्यान नहीं दे रही। महिलाओं की मनोवृत्ति भाई सरकार कैसे चेंज कर लेगी? ठीक है भाई, सरकार के पास ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जिससे मनोवृत्ति चेंज की जा सके लोगों की? ऐसे ऐसे तो मूर्ख है, क्या कहो इनसे, वो ये ना किसके आगे रो, ठीक है, और क्या करो, भैंस के आगे बीट बजाओ। लेकिन चूंकि लोग कह रहे थे तो ये कानूनी पक्ष इस सारे मसले का है, ये रखा गया आपके साथ।